नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 12वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर एवं करंट अफेयर के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है वर्ष 1927 में भारत में रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक हैं, याद रखिएगा, मिल्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है? ऑप्शन है भूकंप पीड़ितों का वित्तीय सहायता। याद रखिएगा, अगर किसी देश से या कहीं से भूकंप पीड़ितों को सहायता दी जाती है तो वह राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं आती। किसी बच्चे का जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना या नए मकान का निर्माण। तो याद रखिएगा, नए मकान का निर्माण राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है, बाकी है तीनों नहीं आते। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा एवं समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सभा एवं समिति प्रजापति की पुत्रियों को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला का नाम था गोमती प्रजापति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, डेट सहित याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए अगर कहां हुई थी, तो याद रखिएगा मुंबई। इस प्रश्न में पूछा गया है कब हुई थी, लेकिन अगर कहां हुई थी पूछा जाए तो याद रखिएगा मुंबई में। और इसके मुख्य सदस्य थे डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं दिनसा बाचा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जनरली लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, भारतीय सांख्यिकी संगठन या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आरक्षित है? ऑप्शन है गुयाना, जापान, इंडोनेशिया या सूरीनामा। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरीनामा देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आरक्षित है। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, बांग्लादेश एवं भारत। और याद रखिएगा, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा को, भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत बांग्लादेश सीमा को रेड क्लिफ रेखा एवं भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ऑप्शन है, यह एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीवी जो एकीकृत परिपथों को नष्ट कर देता है, वह डाटा जिस पर कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, या यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल तटरेखा कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7500 किलोमीटर भारत की कुल तटरेखा है। और अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा, 7516.6 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। और इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों में समुद्री तटरेखा है? तो याद रखिएगा, भारत के कुल 9 राज्यों में समुद्री तटरेखा है। सबसे ज्यादा गुजरात में, या सबसे लंबी गुजरात में समुद्री तटरेखा है, लगभग 1600 किलोमीटर की। और सबसे कम है गोवा में, 101 किलोमीटर समुद्री तटरेखा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जिसका नाम है जवाहर टनल या जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, जवाहर टनल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, भारत ने कश्मीर में किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं भेजी थी? तो याद रखिएगा, कश्मीर के शासक हरि सिंह के बुलावे पर भारत सरकार ने अपनी सेनाएं कश्मीर में भेजी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, थल सेना का मध्य कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लक्ष्य किसका नाम है? ऑप्शन है, 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान, भारत का पहला पायलट रहित विमान यानी कि ड्रोन, और यही इसका सही जवाब होगा। भारत के पहले ड्रोन का नाम लक्ष्य रखा गया था। फिर है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, तो इसका नाम है पिनाका, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत के पहले ड्रोन या पायलट रहित विमान का नाम रखा गया था लक्ष्य। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन दिए हैं आगरा, पटना एवं इलाहाबाद, तो याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। और इसके अलावा प्रश्न आता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी दोनों मस्जिदें भोपाल में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो इसका काफी कॉमन प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को क्रियान्वित किया था, और इसी नीति के तहत याद रखिएगा, झांसी रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि झांसी रियासत किस नीति के तहत अंग्रेजों के अधिपत्य में आई थी? तो याद रखिएगा, राज्य अपहरण नीति के समय। और इसके अलावा याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय थे, यानी कि गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। इसे बुल फाइटिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आप सभी जानते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा याद रखिएगा, सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन खुराना जी को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एवं प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के यानी कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन सभी के वर्ष याद रखिएगा, और सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया था 1913 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 4 अगस्त 1956 में ट्राम्बे में स्थापित किया गया था, और उसका नाम अप्सरा रखा गया था। और इसके अलावा याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, अधिवेशन में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था लाहौर में। और इसी अधिवेशन में जी कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा गया था। अगला प्रश्न है, निप्पन जापान को दिया गया नाम है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों निप्पन का नाम होता है उगते हुए सूरज का देश, तो इसका सही जवाब होगा सूर्योदय का देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा याद रखिएगा, जापान को ही उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। और यह प्रश्न पूछा जाता है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जापान को। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी, कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल का मतलब होता है वायसराय, और आप सभी जानते हैं पहले भारतीय वायसराय थे सी गोपालाचारी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो दोस्तों याद रखिएगा,
रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है मेघनाथ देसाई ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? तो दोस्तों चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद्र ने कराया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा नेकचंद्र। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? तो आप सभी जानते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा माउंट आबू। इसके अलावा याद रखिएगा माउंट आबू में ही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी मौजूद है। अगला प्रश्न है आयरमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो दोस्तों आयरमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले अधिकारी हैं श्रेयस जेहोसुर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो याद रखिएगा 2023 में बिम्स्टेक ने अपनी 26वीं वर्षगांठ बनाई है, और अगर 2022 पूछा जाए तो याद रखिएगा 25वीं। अगला प्रश्न है कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से किससे जुड़ी होती है? तो दोस्तों कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के पिस्टन पिन से जुड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। मैकेनिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों यह। अगला प्रश्न है स्टार्ट वोल्टेज को कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो आप सभी जानते हैं स्पार्क वोल्टेज के लिए यानी कि सेल्फ लगाने के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत होती है? तो 12 वोल्ट की जरूरत होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों अवस्था पर स्थित रहता है? तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में रहता है। 0 से नीचे जम जाता है, 0 के ऊपर तरल अवस्था में रहता है, यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? यानी कि आइसोटॉप्स पूछा गया है, और याद रखिएगा हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं ड्यूटीरियम। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, ड्यूटीरियम है। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? का सही जवाब होगा 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक की चालकता ऑप्शन है ताप के बढ़ने से हमेशा घटती है, उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है, तो याद रखिएगा अर्धचालक की चालकता उसके ताप बढ़ने से बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर रहते हैं, या चाल अचर और वेग चर रहते हैं? तो याद रखिएगा एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पेसमेकर आर्टिफिशियली तौर पर हृदय की गति मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादित कार्नबर्ग ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जब साइकिल चालक वृत्त पथ पर चलता है तो बाहर की ओर झुकता है, तो यही इसका सही जवाब होगा। जब एक साइकिल चालक वृत्त पथ पर चलता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ड्रिल के बार बार टूटने का क्या कारण है? तो दोस्तों बेरिंग में टूट फूट होना ड्रिल के बार बार टूटने का कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है? बल, भार, चाल या वेग? तो आप सभी जानते हैं तीनों चारों में से चाल एक आदिश राशि है, बाकी यह तीनों सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न है किस तत्व का संकेत सी है तथा परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या 6 है? तो आप सभी जानते हैं सी संकेत होता है कार्बन का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, और इसका परमाणु संख्या होती है 6। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग होते हैं, जनरली रतौंधी या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है ट्रेड मिल टेस्ट
कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट होता है हृदय चिकित्सा से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एफएम प्रसारण बैंड किसमें होता है? तो दोस्तों VHF एवं UHF बैंड में होता है एफएम का प्रसारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा घाव भरने की प्रक्रिया तेज होती है? तो दोस्तों इसे यह प्रश्न इस तरह ही पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो इसका सही जवाब होता है विटामिन के। इसके अलावा प्लेटलेट्स, आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन में एक कुछ देखने को मिलेगा, या विटामिन के या प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन है उसके तापक्रम पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, उसके तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट पर, उसके आकार पर, इन तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन उसके तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है पहले कंप्यूटर भाषा की विकसित की गई, क्वेश्चन इस तरह से, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा पहली भाषा जो कंप्यूटर विकसित की गई थी उसका नाम था फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो दोस्तों कल की वीडियो में ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, यह दोनों नहीं होते, अर्धचालक लेजर होता है प्रयुक्त, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो दोस्तों कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संशोधन में, तो इसमें किया जाता है एमएस पावर पॉइंट का। पद्यांश डाटा संशोधन में ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ओसीआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 12वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी और उपयोगी साबित होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।